दोस्तों बात करते हैं आज सबसे शानदार टॉपिक है मेरा। मैं शैलेश कुमार मिश्रा फ्रॉम पिरामिड आईज आपके साथ आज बात करूंगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बारे में। आज बेस्ट 50 एमसीक्यूज लेके आया हूं आप सभी के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स सर पर है, एक लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पर इसे मानिए। और ये 50 एमसीक्यूज जो है ये सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कम मतलब कि इसका जो टर्म्स इसमें यूज होने वाला है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 3 पीस सक्सेस सीरीज संदीप सर से चलाया जा रहा है, तो इसी सीरीज का ये एक पार्ट है। इसमें से 50 एमसीक्यूज आज मैं करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उस पर भी पा सकते हैं। तो इस सी और सक्सेस सीरीज में आप अगर जुड़े नहीं है, जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा जरूर। तो उस पे आपको मिल जाएगा वो सारे के सारे जितने सारे वीडियोस हो चुके हैं उसके पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आज की क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये है कि स्पेशल असिस्टेंट स्टेटस स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स। तो स्पेशल असिस्टेंट क्या है जो कि स्टेट्स को दी गई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रखी गई है, आप दोनों के दोनों देख सकते हैं स्टेटमेंट को। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है। इट एम्स टू प्रोवाइड 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू मीट देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीड्स। तो ये भी सही है। और लोन्स अंडर द स्कीम शुड बी स्पेंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में ईयर होने के लिए सैंक्शन किया गया था। तो ये दोनों के दोनों पीडीएफ में ये सारा डिटेल्स होना चाहिए, आपको थोड़ा अधिक जानकारी लेनी चाहिए, तो इसलिए बहुत सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। आप चाहे तो पीडीएफ से देख सकते हैं, लेकिन यही चीज है। ठीक है, कि 2022-2023 में 1 लाख करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाने की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक बजट होती है, बजट हमेशा एक एस्टिमेट होती है जो कि अपकमिंग ईयर की होती है। बजट हमेशा एक एस्टिमेट होती है जो कि अपकमिंग ईयर यानी कि 2023-2024 के लिए होती है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है ये पिछले साल की सरकार ने क्या काम किया हुआ है उसका रिपोर्ट है, जो कि 2022 और 2023 का है। ठीक है, 2022 और 2023 का रिपोर्ट है। तो विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे ये क्वेश्चन पूछा गया। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन मार्केट एक्सचेंज रेट्स। इंडिया इज करेंटली द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्डर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन द वर्ल्ड सिंस 2 years। तो इसमें गलत वाला सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें गलत ये है, देखिए, ये जो लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो है, जिसको हम फोरेक्स बोलते हैं, तो इसमें इंडिया लार्जेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें यूएस है, चाइना है, उसके बाद जाके इंडिया का नाम आता है। तो ये हो गया आपका गलत आंसर। तो यहाँ पे मैं एक यूपीएससी हैक बताना चाहता हूँ, जिस मतलब कि एक ट्रिक होता है जिससे आप आंसर पता लगा सकते हैं, अगर उस चीज पे, अगर उस क्वेश्चन पे आपको पूरी जानकारी नहीं है तो भी। तो ये है कि ये जो लार्जेस्ट वाला चीज है, तो इस चीज को आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि एक में था थर्ड लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन में था सी और डी में कि लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज और उसमें था हाईएस्ट रेमिटेंस। तो यहाँ पे एलिमिनेशन पे आप दो ऑप्शंस को निकाल के 50-50 के रूल से चल सकते थे। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ये पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये है कि हमारे करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है दूसरे करेंसी के हिसाब से क्या है। हमारे जो लोग हैं वही सेम कमोडिटीज को दूसरे करेंसी में कितने में ले सकते हैं, और हमारे करेंसी का वैल्यू क्या है और उसमें कितने ले सकते हैं। तो उस चीज को लेकर के परचेजिंग पावर पैरिटी बनाई जाती है। और इंडिया जो है, तो इंडिया जो है, इंडिया उसमें अभी फिफ्थ पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो लिखा गया कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। तो चाइना और यूएसए के बाद में, सॉरी, ये यहाँ पे सही है कि थर्ड लार्जेस्ट था। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉरेक्स का लिखा गया है कि चाइना इज द लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व होल्डर। ठीक है, और
अगर देखेंगे द टॉप फॉरेन रिजर्व होल्डर्स टेंड टू कंट्रीज इन एशिया एंड साउथ एशिया as of end 2022, end of November 2022, India was the sixth largest foreign exchange, जबकि क्वेश्चन पे लिखा था कि लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये गलत हो गया वहां पे। ठीक है, अब देख सकते हैं आप ये सारे चीजें अगर आप एक साथ पढ़ना चाहेंगे, लाइव क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, करंट अफेयर्स हो, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एथिक्स हो गया मेंस में, और फिर इंटरव्यू की तैयारी, ये सारा कंप्रिहेंसिवली एक फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपको दी जाती है, ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। देखिए, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वाला ये यूपीएससी का बहुत चहेता क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है। इन द लास्ट 5 years फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग at an average annual growth rate of around 15%. The value of agri-food exports, including processed food exports, was about 20% of India's total export. तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा both 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है, बोथ 1 and 2 हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा। लास्ट 5 year पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, सॉरी, यहाँ पे करेक्ट कौन सा पूछा था, सॉरी, ये डी का आंसर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों गलत है, तो ये वाला हो गया 12.2% और ये वाला हो गया 10.9%। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो थे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट इनकॉरेक्ट है। ठीक है, इसको आप 12.2 और इसको आप 10.9 करके याद रख सकते थे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडियन गवर्नमेंट हैज परमिटेड 100% एफडीआई इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये हो गया इंक्लूडिंग ऑल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। दूसरा हो गया इंश्योरेंस सेक्टर रिमेन्स प्रोटेक्टेड विद सीलिंग ऑन एफडीआई अप टू 49%। तीसरा हो गया कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया टॉप 10 लार्जेस्ट रिसिपेंट्स है। इंडिया क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ध्यान से देख करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो इंश्योरेंस सेक्टर वाला है 49%, ये गलत है, बाकी 1 and 3 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अभी देखते हैं द एफडीआई सीलिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो 49 टू 70% है, ना कि 49% है। तो अंडर ऑटोमेटिक रूट फर्दर द गवर्नमेंट इज अलाउड 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा था कि एफडीआई को यहाँ पे 49% कर दिया है, ये नहीं है। यहाँ पे क्या था कि इंश्योरेंस कंपनीज रेज किया है 49 to 74% तक, उसमें से 20% जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया। ये सारे के सारे सर्वे की रिपोर्ट से आया हुआ है। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, और इन द एब्सेंस ऑफ ए प्राइवेट ग्रीन बॉन्ड मार्केट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एब्सेंस होने से ही गवर्नमेंट ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लागू किया। दूसरा ये है कि सेबी वुड कंडक्ट ऑक्शंस फॉर 5 year and 10 year tenure sovereign green bonds. Then the green bonds traditionally are issued at a higher premiums leading to lower returns. तो इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा। करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो यही वाला सिर्फ करेक्ट है, 3 ओनली। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स को ट्रेडिशनली हायर प्रीमियम्स के लिए किया जाता है, जिसमें यूज लीडिंग टू लोअर रिटर्न्स, क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे ही ये यूज होगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ग्रीन बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स इशूड बाय एनी सोवरेन एंटिटी, मे बी इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप्स हो, अलायंसेस हो, कॉर्पोरेट्स हो, द एम दैट the proceeds of the bonds are utilized for projects classified as environmentally sustainable। ये इसके नाम से भी पता चलता है। एक आपको पता होगा मसाला बंड करके है, तो बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, उसके नाम से ही पता चल जाता है। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, मतलब कि एनवायरमेंट, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई प्रोजेक्ट हो गया तो उस पे ये बॉन्ड लागू होती है। द फ्रेमवर्क फॉर द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन November 9, 2022। As per SEBI's data, Security Exchange Board of India's data on green debt securities, during the period of 2017 to September 2022, 15 Indian corporates have issued green bonds of value 4,539 crore, जिसमें
रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन हो गया, व्हाइल वन इज स्टेटेड टू बी द फास्ट टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर को लेकर के यही हो गया। तो स्टेटमेंट वन यहाँ पे करेक्ट कभी नहीं हो सकता कि प्राइवेट ग्रीन बॉन्ड मार्केट के ऑप्शन से ये होता है, ये नहीं हो सकता। द सिक्योरिटीज विल बी सोल्ड थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ऑफिस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज नोटिफाइड द इंडिकेटेड कैलेंडर फॉर द इशुएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फॉर द फिस्कल ईयर 2020 टू 2023। सिक्योरिटी का जो एलोकेशन है 5 ईयर 10 ईयर वाइज एलोकेशन इंक्लूड करता है ऑक्शंस के हिसाब से, क्लोज इज फॉर बोथ ऑक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। दूसरा है कि क्योंकि यहाँ पे रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी की है, यहाँ पे लिखा गया है कि सेबी का, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पे, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो तीसरा ही बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, which of the following components of the union budget have been continuous increase in the last 5 years। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है था, ये वाला क्वेश्चन से यूपीएससी पूछता है कि which of the following components of the union budget have been continuous increase in the last 5 years। देखिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, देखिए डायरेक्ट, देखिए ये वाले क्वेश्चंस को भी आप बिना पढ़े आंसर कर सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस ये बढ़ता गिरता रहता है क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी चेंज करता है, इनकम टैक्स में रिबेट लाती है, बहुत सारे चीज होते हैं, डिड्यूस लॉजिक बहुत सारे आते हैं, मतलब कि डिडक्शन क्लॉजेस बहुत सारे होते हैं। जीएसटी नया नया आया है, जीएसटी का कलेक्शंस भी अप डाउन होता रहता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए जैसे कि हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे आप मतलब कि तुक्का लगा के भी बोल सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना पढ़े आप इसको बता भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी 3 ओनली जो है लास्ट वाला वही करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एंड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिड नॉट विटनेस ए कंटिन्यूअस राइज एंड फॉल ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो ये नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन 3 ही होगा। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन पे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको आता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ से कैसे होती है, जैसे कि आप 11th एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो उस पर भी पता चल जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स, आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक सा चीज है एनसीईआरटीज का। Revenue receipts are divided into tax and non-tax revenue. Revenue receipts are divided into made of tax such as income tax, corporate tax। आपको पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स में ये सारे जाते हैं, इनकम टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस और एक्साइज, कस्टम्स और जो जीएसटी वगैरह, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाते हैं, ठीक है। तो ये तो टैक्सेशन की बात हो गई, तो वो आपको याद रखनी चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आज पर द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ट्राइनल सेंट्रल बैंक सर्वे 2022, आपको पता होगा बीआईएस क्या है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। तो उसका जो ट्राइनियल सेंट्रल बैंक सर्वे हुआ था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल टर्नओवर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, कीवर्ड्स क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सेंट्रल बैंक की सर्वे किया था बीआईएस ने, तो उसमें कौन सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट था जो कि हाईएस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल टर्नओवर पे हिस्सा था। आउटराइट फॉरवर्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स, या फिर स्पॉट ट्रांजैक्शंस, या फिर स्पॉट ट्रांजैक्शंस। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स। क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। ट्रेडिंग इन स्पॉट एंड फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स कंटिन्यू टू अकाउंट फॉर द बल्क ऑफ टर्नओवर, जैसे कि जो कि 2.1 ट्रिलियन पर डे है इन अप्रैल 2022, ठीक है। द शेयर ऑफ ट्रेडिंग इन आउटराइट फॉरवर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड एट 15% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर, जो कि यहाँ पे 28% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर इसका है, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट थी सर्वे पे, तो ये भी आपके काम पे आ सकते हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं कि सिंगल आउटराइट ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज एट अ रेट एग्रीड ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर वैल्यू और डिलीवरी विद इन 2 बिजनेस डेज। 2 दिन 2 बिजनेस डे में जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड हुआ, जो टू करेंसीज का एक्सचेंज होता है उसको स्पॉट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statements is correct regarding यूनिटी मॉल्स। देखिए मेरे तरफ से ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में इस बार ये आपको पूछ सकता है। यूनिटी मॉल्स जो कि बजट का एक टॉर्म था, ये किस रिगार्डिंग था। They would promote single brand retail products and set up through the foreign FDI. They will be set up by the state governments in all designated smart cities. They will showcase the tribal value, और they will promote the one district one product and GI tag products। इसमें से आप ऐसे भी निकाल सकते हो जनरल लॉजिक से
लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा आएगा भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे उस चीज को देख सकते हैं कि 8 का जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा। दे विल प्रमोट द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड जीआई टैग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यूनिटी मॉल्स, इस पे मॉल्स का नाम लिखा हुआ है तो ये ट्राइबल नहीं होगा, ऐसे करके आप सोच सकते हैं कि स्मार्ट सिटीज का ऑप्शन आप कंफ्यूज कर सकते हो। सिंगल ब्रांड रिटेल प्रोडक्शन ऐसे कुछ नहीं होगा। यूनिटी मॉल्स मतलब देखिए कि बजट में कुछ प्रावधान है तो कोई बिजनेसमैन को या फिर किसी रिटेल ब्रांड को इसे प्रमोट करने की बात नहीं हो सकती, वो जनता के बात हो सकती है। तो यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जीआई एंटाइटलमेंट तो ये चीज आनी चाहिए। तो ये वाला डी हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। यूनिटी मॉल क्या है, प्रमोट देयर वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हो गया। तो सारे स्टेट सेंटर विल आल्सो रिक्वेस्ट द स्टेट्स टू सेल सच प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल। अदर स्टेट्स मतलब कि कोलैबोरेशंस भी रहेगी, कम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे हम बिलीव करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री पीपीटीजी डेवलपमेंट मिशन अनाउंस्ड ड्यूरिंग द बजट 2023-2024। ये जो पीपीटीजी वाला क्वेश्चन है ये भी यूपीएससी का फेवरेट है, कभी ना कभी प्रीलिम्स कभी मेंस हर जगह पूछता रहता है। तो इट विल प्रोवाइड पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल फैमिलीज। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो जो पीवीटीजी फैमिलीज हैं एंड हैबिटेट्स है उसको बेसिक सिविक अम्यूनिटीज मिलेगी, इस चीज के बारे में है। और इट विल सेट आउट 15,000 crore रुपीज फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर फॉर द मिशन अंडर द ट्राइबल सब प्लान। एक ट्राइबल मेन प्लान में ट्राइबल सब प्लान है तो उसमें ये भी बताया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो दोनों के दोनों ऑप्शंस हैं ये सही है गलत है। आपको पूछा गया है कि गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए ये वाले क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा, अब बाकी आंसर तो बाद में करेंगे। तो पूछा है कि गलत गलत कौन सा है, एक्चुअली क्या है ना, ये दोनों के दोनों सही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ 1 and 2। लेकिन पूछा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 or 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पीपीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च हुआ है 2023 बजट में। उसका ये है कि जो बेसिक सिविक कम्युनिटी जैसे कि सेफ हाउसिंग हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, एक्सेस टू एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया, जो बेसिक रोड प्रधानमंत्री जो कि सड़क योजना हो गया, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मतलब कि जो मिले हर दिन मिलता रहे, तो वो जो बेसिक सिविक कम्युनिटीज है वो उस पर मिले। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, हो जाता है। स्टेटमेंट 2 होता है कि अन अमाउंट ऑफ 15,000 करोड़ से, वेरी फैक्चुअल, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने बनाई है। 10 question number 10, the economic survey 2022-2023 has defined flipping as a technical jargon। फ्लिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये वाले जो टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा कि मैं हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, नहीं मैं इसे नहीं नहीं बता रहा हूँ। आप जाकर के वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैं 3 क्वेश्चन स्पेशली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन 10 के अंदर। जब 50 तक जाऊंगा तो ऐसे 10-15 क्वेश्चन रहेगा जो कि मैं मतलब इस इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट निकालूंगा। तो अगर एग्जाम पे आता है संडे को तो आप मुझे जरूर याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि फ्लिपिंग एज टेक्निकल jargon, a sudden rise in the GDP growth rate after a prolonged fall, change in the priority of an economy from boosting service sector to manufacturing sector। हम सर्विस से मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी टू एन ओवरसीज एंटाइटी, मतलब कि कंपनी पहले से डोमेस्टिक कंपनी रही होगी तो उसका ओनरशिप ट्रांसफर होगा एक ओवरसीज, ओवरसीज मतलब कि फॉरेन एंटाइटी को, मतलब कि फॉरेन ओनर रहेगा रहेगा तो उसको ट्रांसफर होगा। क्या ये चीज है, तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रो इंटरप्राइजेस टू ए मीडियम साइज, तो माइक्रो था मीडियम होगा। तो एक तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ हो रही है कि फ्लिप करने वाली बात हो रही है कि फ्लिपिंग वाली बात हो रही है, ये तो है, ये तो हमें पता चल गया। तो है क्या यहाँ पे ऑप्शन में बता देता हूँ क्या, आपको आंसर सी हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया सही बताया बिल्कुल। तो it has been observed that many Indian companies have been getting headquartered overseas, especially in destination with favorable legal environments and taxation policy। The technical jargon for this may be identified as flipping। तो ऐसे वो कंपनी होते हैं जो कि टैक्सेशन पॉलिसी थोड़ा लूज है, कम है, तो इस हिसाब से बाहर चले जाते हैं। और लीगल एनवायरनमेंट जैसे कि इंडिया में क्लियरेंसेस डिले होती है तो लीगल एनवायरनमेंट अच्छी होने के लिए वहां पे चले जाते हैं। तो वो सारे चीज को लेकर के यहाँ पे ये वाले टर्म को यूज किया गया है। तो फ्लिपिंग हैपेंस एट द अर्ली स्टेज ऑफ द स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स होते हैं जैसे कि कमर्शियल टैक्सेशन पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो चले जाते हैं।
ठीक है। तो इसको पूरा यहाँ पे ये सारे बाकी पॉइंट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो किस किस मतलब जगहों पे ये चेंज होता है, ठीक है। तो फ्लिपिंग हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नितिन गडकरी रोड हाईवे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, इन्होंने ये चीज बनाई है, मतलब कि ये इसका बैकग्राउंड हीरो है, माना जाता है ऐसा। तो इट प्रोवाइड्स फंडिंग सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज बोथ इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इट हैज अ टोटल outlay of 50,000 crores for a period of 3 years from 2023 to 2025। तो यहाँ पे सही क्या है गलत क्या है अगर देखेंगे तो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, तो ये गलत है, क्योंकि ये पे 50,000 करोड़ नहीं है, ये 150 करोड़ है, ठीक है। तो 50,000 करोड़ यहाँ पे तो नहीं है, तो ये गलत हो जाता है, तो ये सही होता है, वन ओनली यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, विद रेफरेंस टू इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये देखिए इस ये वाले रहेगा रहेगा ना क्वेश्चन पे, तो फिर क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट बनता है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम रेफर टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये चीज है क्या इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम? It provides 100% guarantee coverage to member lending institutions for the loans provided to eligible MSMEs। MSME का मतलब आपको पता होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। All scheduled commercial banks are eligible for guaranteed emergency credit line under the scheme. It is launched as a part of the Atmanirbhar Bharat package for business enterprises to meet their operational liabilities। तो ये चीज आपको, मतलब कि मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ रहा हूँ, आप धीरे से पढ़ सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए ये इस तरह का जो सवाल होते हैं ना, इस पे भी आप एक ट्रिक्स लगा सकते हैं। जैसे देखिए अगर पॉजिटिव बातें की जा रही है ना, पॉजिटिव बातें होती है, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बातें होती है, ठीक है, और एलिजिबिलिटी की बातें होती है, ऐसे मतलब कि इतना हार्डशिप नहीं होता जिन जिन चीजों में, वो सारे के सारे लगभग सही होते हैं। जैसे कि इट प्रोवाइड्स हो गया, अगर आप यहाँ पे ऐसे होता कि इट मैंडेट्स करके, तो आपको शायद लगता है कि ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा ट्रिक्स यूज करता है जिसपे आपको लगे कि ये सही है लेकिन गलत हो सकता है। मैंडेट्स, इट इज ओनली स्टेटेड, ऐसे करके होता तो इट प्रोवाइड्स, यहाँ पे हो गया कि आर एलिजिबल, मतलब कि है, बस है। तो जब ऐसा लगे तो ये लगभग सही होता है, मतलब कि ये इलॉजिकल है, लेकिन अगर ये रेशनैलिटी आपके दिमाग में बैठ जाए तो आंसर करने में आपकी हेल्प होगी, आपको हेल्प करेगी। तो इट इज लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ द आत्मा, इट इज लॉन्च्ड ओनली अंडर दी, ऐसा करके आएगा तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी वहां पे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही ऑप्शन है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 2020 को लॉन्च हुआ था एमएसएमई को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। 100% गारंटी इसमें प्रोवाइड की जाती है क्रेडिट को, मतलब कि लोन्स देने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। तो ये कवरेज किसके द्वारा की जाती है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी एक है, ओके, टू एमएलआईस, मतलब कि एमएसएमईस को, ठीक है। 5 लाख करोड़ इसमें सैंक्शन की जाएगी, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड कंपनी है, बिजनेस एंटरप्राइज है, सबको उसमें जो एमएसएमई के अंदर आते हैं उसको मिलेगा। ऑल, जैसे ये आपको पता होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू टैक्स रेजिम। अच्छा, अभी तो हुआ था जीएसटी, फिर से न्यू टैक्स रेजिम, तो शायद उसी को बोलते होंगे, देखते हैं क्या होता है। इट वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2020-2021 फॉर इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। तो ये इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो individuals under the new tax regime can opt for reduced tax rates by claiming exemptions and deductions। तो individuals get more flexibility to invest their money as they prefer। चौथा ऑप्शन ये है कि इट इज proposed in the budget 2023-2024 that the new tax regime will be the default regime and the old tax regime is discarded। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका यहाँ, मतलब कि एक दो ऑप्शंस नहीं रहेगा, लेकिन ये कंसेप्ट न्यू टैक्स रेजिम से आता है। तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चारों के चारों ऑप्शन आप पढ़ लिए, अगर नहीं पढ़े तो पीडीएफ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। और एक दूसरे बात, तो बजट 2023-24 में बताया गया कि जो इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स है, दैट नॉट ओनली ब्रॉट much needed relief to the salaried class but also clearly revealed that
द न्यू टैक्स रेजिम वुड नाउ बी द डिफॉल्ट वन। मतलब कि इस बार जो चेंज किया गया उसको डिफॉल्ट रखा जाएगा, एंड द ओल्ड टैक्स रेजिम वुड मियरली बी चॉइस एंड नॉट बी डिस्कार्डेड। तो चॉइस के हिसाब से रहेगा। The Indian income tax system levies tax on individual taxpayers based on the income or profits earned by them। जैसे कि कोई सैलरीड हो गया तो इनकम होता है, नहीं तो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया उसका प्रॉफिट्स दिखा देता है, which is commonly called taxable income। So it was in the financial year 2021 that the new tax regime was announced for individuals and Hindu undivided family। इसके बारे में कोई दूसरे दिन बात करेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। इन बजट 2020 accordingly individuals could opt for reduced tax rates with no option for claiming exemptions and deductions। then statement 1 is correct but 2 is not correct। the tax and statement 3 is also correct, so 1 and 3 are correct here। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि पीसीआर क्या है, जिसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का मतलब यह है कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का मतलब ये है कि द प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज कंसिस्टेंटली रिमेन्ड हायर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवर द पास्ट 3 years। तो ये वाली कवरेज जो है प्रोविजनिंग का, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका ये नहीं है कि रिस्क वेटेड एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज को देख करके इसका रिलेशन नहीं बनाया गया, तो 1 और 2 तो यहाँ पे नहीं होगा। द श्रिंकिंग ऑफ ग्रॉस एनपीए रिजल्ट नहीं, ग्रॉस एनपीए से इसको नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है तो इसके आंसर यहाँ पे 3 ओनली करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि जो ग्रॉस जो दूसरा वाला पॉइंट था कि ग्रॉस एनपीए से पीसीआर नहीं बनता है, ग्रॉस एनपीए से जो बनता है मतलब ये भी क्वेश्चन हो सकता है। उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इट इज द रेशियो बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू, सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 था, ये वाला जो स्टेटमेंट, इसको पीसीआर नहीं बोलते हैं, इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिस्क वेटेड एसेट्स था उसके कैपिटल के हिसाब से, तो वो उसकी करंट लाइबिलिटीज बनती है, उसको बोलते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मतलब कि अगर आपकी कैपिटल कहीं पे फंस जाती है, आपके पास उतने पैसे है कि नहीं, उस एडिक्वेसी मतलब कि एडिक्वेट है कि नहीं उसको मीट अप करने के लिए, तो वो वाले जो रेशियो काउंट होता है उसको बोलते हैं। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो ये है कि द रेशियो प्रोविजनिंग टू ग्रॉस एनपीए एंड इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ फंड्स अ बैंक हैज केप्ट असाइड टू कवर लोन लॉसेस। मतलब कि आप कोई बड़े बड़े कंपनीज को बड़े बड़े लोन दे दिए, तो वो लोग मतलब कि रिपेमेंट नहीं किए, तो सरकार क्या करेगी, सरकार और रिजर्व बैंक क्या करेगी, उनको लेके के जेल में ढकेल देंगे। तो उस पे उससे बैंक्स का कोई मतलब कि बैंक्स का तो नुकसान की भरपाई नहीं होगी। तो बैंक के पास एडिक्वेट फंड्स होने की मतलब है कि नहीं, जिसको भरपाई करने के लिए। तो बैंक्स आर एडवाइज टू कंप्यूट द पीसीआर एज पर द नेक्स्ट फॉर्मेट। तो बैंक्स को एडवाइस की जाती है, क्योंकि बैंक्स तुरंत इंसॉल्वेंट होकर के बोलते हैं कि हमें मर्ज कर दो, ये कर दो, रिकैपिटलाइज करो। तो इसके लिए बैंक्स को बोला गया है कि उस अनेक्स्ट फॉर्मेट पे आपको खुद की पीसीआर जो है वो दिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, with reference to capital expenditure capex in an economy, consider the following statement: it enhances productive capacity in long term, it leads to crowding out of private investment, it strengthens the agreement aggregate demand in the economy। आपको इकोनॉमी थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन इकोनॉमी इतनी भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो लगेगी, जरूर लगेगी। तो 15 यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, इट लीड्स टू क्राउडिंग आउट प्राइवेट, नहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पूरी से हटा, क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है पता है, कि पूरी से हटा देने के लिए किया गया है, ऐसा कुछ नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि इंडिया अभी कोविड के बाद में इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर चल रहा है। आपको आपको लग रहा होगा कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, प्रो बीजेपी। नहीं, राम मंदिर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। पार्लियामेंट हाउस है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। बहुत सारे रोड्स की आप देखें तो हर दिन वो क्लेम किया जाता है कि 40+ किलोमीटर की रोड बनाई जाती है। ब्रिजेस, बहुत फ्लाईओवर्स बहुत सारे बनाए जाते हैं, ठीक है, आपको भी आपके सिटी में दिख रहा होगा। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स बिल्ड किए जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं। ये लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। शॉर्ट टर्म में हेल्प क्या करती है कि लेबर को काम दे देता है। कोविड में जो लेबर की मतलब जॉब चली गई थी, जो लेबर को काम नहीं मिल रहा था, तो तुरंत लेबर काम पा गया तुरंत कोविड के बाद। जबकि प्राइवेट कंपनीज लॉसेस में डूबी थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी को इतना एक्सपांड नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट ने उस चीज को उठाया। लॉन्ग टर्म में यह है कि लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज थी,
कहीं जाने के लिए 1.5-2 घंटा लगता था, ब्रिज हो गया, 15-20 मिनट में पहुंच गया। तो एक्सेसिबिलिटी उस पर बढ़ी, एक्सीडेंट लेस हुआ, ये सारे बहुत सारे तमाम चीजें उस पर रिकवर हुआ। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है सरकार। स्टेटमेंट 3 ये थी कि इट स्ट्रेंथेंस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो जाएगी, तो इकोनॉमी भी तेजी से चलेगी, तेजी से बढ़ेगी आगे, धीरे धीरे सब कुछ मिला मतलब कि मिलजुल के आगे बढ़ेगा। तो 1 और 3 यहाँ पे सही निकलती है, सही बैठती है। और जो चीज़ है कि ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउडिंग आउट करने के लिए है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा नहीं देने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर सी पे देखते हैं, तो मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप डिटेल यहाँ पे पीडीएफ में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली डिक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years। दूसरा ये है कि द फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years। देखिए पूरा एक हुबहू क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2021 में शायद आया था, या फिर 2022 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बजट का क्वेश्चन है, पहले दिया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज जीडीपी ऑफ इंडिया डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे पे ये दिया गया कि आपका फिजिकल डेफिसिट जो है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टोरी है, एक्सक्यूज मी। तो आप बताएं कौन सा करेक्ट है। दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो है मनी स्पेंड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। कैपिटल देश कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, अभी दूसरे मतलब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, बिल्डिंग्स बनाएगा, लैंड बनाएगा, मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड्स, रेलवे, ये सारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। ये आपको मतलब बिना पढ़े हुए भी ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया स्टेटमेंट 1 पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डे बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे डाटा भी मैंने आपके सामने रख दी, पहले 1.5 to 2 था फाइनेंशियल 1920 पे, फिर 2.2, 2.5, 2.9, ऐसे करके बढ़ता ही गया, तो ये डिक्रीज हो गया। मतलब कि ये डिक्रीज नहीं हो सकता, ये इंक्रीज हो। फिजिकल डेफिसिट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन ए गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन ए गिवन फिजिकल ईयर। तो इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू व्हिच ए गवर्नमेंट रिलाइज ऑन बोरोइंग टू फाइनेंस इट्स स्पेंडिंग। ठीक है, तो डेफिसिट का मतलब, फिजिकल डेफिसिट मतलब कि पूरे साल का जो डेफिसिट है, मतलब कि जो अर्निंग और रेवेन्यू के बीच। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू व्हिच ए गवर्नमेंट रिलाइज ऑन बोरोइंग। तो गवर्नमेंट कितना हमारा जो बोरोइंग है, तो उसके ऊपर रिलाई करती है उसका फिजिकल रेवेन्यू को, डेफिसिट को मेकअप करने के लिए, उसकी डाटा को माने, तो वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसका जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसका ऐसे कोई पैटर्न ऐसे कंसिस्टेंटली, क्योंकि यहाँ पे दिखा गया है कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज, तो यहाँ पे देखिए कभी इंक्रीज किया है, कभी डिक्रीज किया है, लास्ट लाइन पे आप आ जाइए। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंटली वाला जो पूरा स्ट्रिक्ट वर्ड लिख दिया है, एक्सट्रीम वर्ड, तो ये नहीं होगा। तो नाइदर वन, यहाँ पे करेक्ट कौन सा पूछा था, तो दोनों के दोनों गलत है। और कंसेप्ट भी मैंने बता दिया, तो ये वाला जो पहला कंसेप्ट ये आपको पूछ सकता है, द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द कंटेक्स्ट which of the following sectors 100% एफडीआई is allowed। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है, या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज आप दे रहे हो, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यूज स्ट्रीमिंग थ्रू डिजिटल मीडिया 100% एफडीआई अलाउड है क्या, इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज को है क्या, सेल ऑफ कोल को है क्या। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि 2 1 3, पहला वाला गलत हो जाएगा, जो कि न्यूज स्ट्रीमिंग। तो डिजिटल मीडिया में जो भी डिजिटल मीडिया का मतलब क्या है कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप न्यूज चैनल बना दोगे उससे, वो नहीं है, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर पूछा था 2 1 3 हो जाएगा। इंश्योरेंस में आता है, ला सकते हैं, और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में, और सेल ऑफ कोल, कोल को सेल करने के लिए वहां पे एफडीआई 100% तक के छूट कर दी है। 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट वाज परमिटेड फॉर द सेल ऑफ कोल एंड कोल माइनिंग एक्टिविटीज। इंटरमीडिएट ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए, री इंश्योरेंस करने वाले हो गए, कंसल्टेंट हो गए, कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए, थर्ड पार्टी ऑफिसर्स हो गया, सर्वेयर, लॉस असेसर्स, ये सारे के सारे एफडीआई वहां पे 100% हो सकती है। 26% एफडीआई अंडर द गवर्नमेंट रूल हैज बीन परमिटेड फॉर अपलोडिंग स्ट्रीमिंग ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स थ्रू डिजिटल मीडिया।
तो यहाँ पे 26% की एफडीआई अलाउड है, ठीक है। जो कि अपलोडिंग स्ट्रीमिंग जो डिजिटल करंट न्यूज होती है, डिजिटल मीडिया होती है, वो 26% ला सकते हैं। तो क्वेश्चन 18 को चले जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये वाले क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, ये दूसरी चीज है जो कि 3 साल के लिए बनाया गया है, फंडिंग सपोर्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज के द्वारा दी गई है। और ये वाले जो क्वेश्चन है जो कि अब बात कर रहे हैं, ये है दूसरा क्वेश्चन जो कि है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इंडिया है और अर्बन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। फंड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट कैपिटल सिटीज। नहीं, ये वाले जो लिख दिया गया कि स्टेट कैपिटल सिटीज, ये गलत है। कॉर्पस विल बी मेड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल मेड अप ऑफ और द फंड विल बी मैनेज्ड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, तो आप पढ़ सकते हैं। एक बार इसे फिर से देखिए कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो यूआईडीएफ, जिसके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है, ऐसे एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है, विल बी एस्टैब्लिश थ्रू द यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सपोर्ट। मतलब कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, बहुत सारे प्रायोरिटी सेक्टर बनाए गए हैं और 9 प्रायोरिटी सेक्टर बनाए गए हैं, जो कि जो हमारे जो बैंक्स होते हैं, तो बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पहले करेंगे और उसके बाद दूसरा अपना लेंडिंग करेंगे, लोन्स देंगे। तो दिस विल बी मैनेज बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी। तो स्टेटमेंट 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बाकी बचा आपका कि इट विल बी यूज्ड बाय पब्लिक एजेंसीज टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। मतलब कि स्टेट की जो कैपिटल होता है तो जरा से वो टायर 1 सिटीज होते हैं, मेट्रो सिटीज होते हैं, नहीं तो टायर 1 सिटीज होते हैं, लेकिन ये टायर 2 टायर 3 सिटीज के डेवलपमेंट की बात कर रही है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कहाँ के, ये जो जो ओनली स्टेट कैपिटल में बताई जा रही है, ये गलत होता है। Question number 19, through which of the following debt recovery channels the amount recovered by scheduled commercial bank is listed in consecutively past 5 financial years। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिसके लिए आप आईबीपीएस की एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वो वाले जो बैंक्स होते हैं अपनी डेप्ट, मतलब कि जो लोन की रिकवरी नहीं होती है, तो उसका जो डेप्ट रिकवरी चैनल होती है वो किस किस चीज में सबसे लिस्ट पाए हैं, रिकवर कर पाए। तो किस चीज पे है, मतलब किस किस दायरे, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, लोक अदालत के द्वारा, सरफेसी एक्ट के द्वारा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के द्वारा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आपका लोक अदालत के द्वारा। लोक अदालत के द्वारा जो भी इश्यूज होते हैं सॉल्व किया जाता है, वो जल्दी से तेजी से होती है। ओके, तो ये सारे के सारे चीजों का आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन याद भी रख लेना कि डेफिनेशन, ये आपको और कहीं काम आ सकता है कि सरफेस या जो ऑप्शन सी वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी जान लेना चाहिए कि सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। आज पर द आरबीआई डाटा, यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे 20 को आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो गैप। मतलब कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो गैप यहाँ पे क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एंड इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ए हायर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट्स aggressive and active participation of the banking sector in the real economy. So which of the statement is given correct here? आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। आप इसको खुद ही बता सकते हो थोड़ा सा एलिमिनेट प्रोसेस अप्लाई करके भी। देखिए क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो मैंने बताया था कि जो बेसिक पॉजिटिव चीजें थी, तो आप उसको कैन और पॉसिबिलिटी केसेस में लगा सकते हो। इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एंड इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो ये वाला सही होता है, इसकी इसी की ही रेशियो होती है। दूसरी होती है कि हायर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इंडिकेट्स एग्रेसिव एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन रियल इकोनॉमी। रियल इकोनॉमी में ये बैंकिंग सेक्टर को ये वाला रेशियो बहुत हेल्प करता है उसके डिसीजन लेने के लिए। सो बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20
वन को चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन इकोनॉमी इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। सो करेंट अकाउंट मेड फुल्ली कन्वर्सेबल, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसे डालना है। किसको, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई है, मतलब इसकी ईयर ईयर भी जाननी पड़ेगी आपको, ठीक है, इसको जाननी है। तो यहाँ पे आप 1243 करके इसको देख सकते हैं। मतलब ये है करेंट अकाउंट मेड फुल्ली कन्वर्सेबल, करेंट अकाउंट हो गया पूरा। उसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का डेडिकेटेड मिनिस्ट्री उस पर इन्वॉल्व रहा। एफआरबीएम एक्ट हुआ, उसके बाद सरफेसी एक्ट, नहीं पहले सरफेसी एक्ट हुआ और उसके बाद एफआरबीएम एक्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे याद रख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट 2001 को हुआ, और जो कन्वर्सिबिलिटी हुआ 1993 को हुआ। उसके बाद आपका सरफेसी एक्ट, और उसके बाद आपका हुआ क्या, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम 2004 को हुआ, और जो सरफेसी एक्ट है वो आपका हुआ 2003 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। विद रेफरेंस टू रिसेंट ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये तो मैंने बता दिया था, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फॉलोइंग कंसिडर कीजिए। Capital expenditure in India double in last 5 years. Capex in the central government account for more than 10% of India's GDP. दूसरा क्वेश्चन है लेकिन उसी के ऊपर है, कैपिटल इंडेक्स के ऊपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में है, लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे कैपेक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ जीडीपी। देखिए जो एक्सट्रीम लाइंस होते हैं ऐसे ही होते हैं, सीधा सीधा बोल देता है कि 10% है, ये है। प्रेजेंटली द कैपिटल आउटले टू डिफेंस सर्विसेज अमाउंट टू द हाईएस्ट। यार यहाँ पे भी एक ऐसा करके पूछ दिया, हाईएस्ट शेयर ऑफ कैपेक्स, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन वन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैपिटल, जैसे कि हमने उस क्वेश्चन पे भी देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने बढ़ाया है, बहुत काफी हद तक बढ़ाया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज भी 1.5 से 3 तक चला गया था, तो यहाँ पे नंबर्स भी वही डबल हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वन ओनली हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिफाइंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज द मनी स्पेंड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट। ये तो मैंने बता दिया आपको, इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि पास्ट 5 ईयर्स में 1.8 लाख करोड़ था, जो जबकि अब 4.5 लाख करोड़ तक खर्च किए जाते हैं, तो जो कि 1.8 से बहुत काफी, मतलब कि लगभग 2.5 गुना है, तो ठीक है। तो ये डबल से भी ज्यादा है। अभी देखते हैं कि 23 में विद रेफरेंस टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में क्या बताया गया है बजट और सर्वे में। द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू इंडिया जीडीपी हैज risen to 7.1 in the financial 2022. India is the largest tractor manufacturer in the world in the financial 2022. India should double its auto industry size to 15 lakh crore by 2024. अगेन वही वाला बच्चों वाला क्वेश्चन, आप यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट है, तो ठीक है। तो सारे के सारे फैक्ट्स हैं और सारे के सारे, देखिए इस वाले क्वेश्चन पे क्या होता है, या तो सारे करेक्ट होते हैं, नहीं तो रंग होता है, जैसे फैक्ट्स, मतलब कि ज़्यादा रिसर्च की नहीं जाती, जो भी था उसको क्वेश्चन पे डाल दिया, नहीं तो सारे गलत आप करने के लिए रॉन्ग डाटा डाल दिए। तो रॉन्ग डाटा वाला तो नहीं है, 1213 है, तो 1213 आंसर हो जाएगा, मतलब कि जो नहीं पढ़ के गए इसे आंसर कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल देखिए कि ऑटोमेटिक मिशन प्लान 2016 से 2026 तक बनाया गया। कंटेंट ये है, Indian automotive industry on where the vehicles, auto components and tractor industries should reach over the next 10 years in terms of size, contribution और global footprint, उसमें डालना है उसको, ठीक है। क्योंकि इसको माना जाता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ एक की ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है, कि ग्रोथ में इसकी बड़ी पार्टिसिपेशन है। तो हमारा जो लिबरलाइजेशन और कंसियस पॉलिसी है, इंटरवेंशन ऑफ द फास्ट, मतलब कि जो, मतलब कि आउटर वर्ल्ड से जुड़ने की जो तरीका है, तो उसमें हम थोड़ा सा वाइब्रेंट कम्पिटिटिव मार्केट एंड न्यू प्लेयर्स को भी एंट्री दिलाते हैं, और एफडीआई के माध्यम से भी आते हैं, तो कैपेसिटी एक्सपांशन उससे होती है, ठीक है। दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू द नेशनल जीडीपी हैज राइजन टू 7.1% नाउ फ्रॉम 2.7% 1990 टू 93। मतलब कि जब हम ओपन इकोनॉमी हुए थे, तो तब हमारा ऑटोमोबाइल जो था, तब तो मारुति उद्योग करके था, अब तो मारुति सुजुकी हो गया, बहुत सारा वो उद्योग था, कॉर्पोरेशन, वो सारा प्राइवेट हो गया। तो आपका हीरो होंडा भी मिलके थे, बाकी बाद में हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया, ठीक है। तो सुजुकी ने अपना खुद का भी चलाया हुआ है और मारुति सुजुकी भी चल रहे हैं।
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है 19 मिलियन पीपल को, मतलब कि लगभग 2 करोड़ पीपल को। तो ये वाला स्टेटमेंट वन करेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग मतलब कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखिए। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। लाइबिलिटीज जो है केंद्र सरकार की जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज है कि फिजिकल डेफिसिट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है लास्ट डिकेड में। तो इसको इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे बता भी सकते हैं कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट, आप जैसे कि हमारा ट्रेंड है पढ़ने का, अगर आप अच्छे से भी नहीं पढ़े हो तब भी आप ये बता सकते हो फिजिकल डेफिसिट को कम करने की ही तो टारगेट चल रही है, उसी की तो बात चल रही है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। वो डिक्रीज करते हैं, हम अचीव नहीं कर पाए हैं अभी तक, लेकिन डिक्रीज है। ठीक है, ट्रेंड डिक्रीज है। तो दूसरा तो गलत हो गया। तो बाकी तो बी और सी तो गलत हो गया, तो वन ओनली होगा, नहीं तो डी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है वो 2012 पे 51% थी, जबकि वो घट के अभी आ गया है आपका, मतलब कि 50, मतलब कि कोविड की वजह से थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन अभी वो भी मतलब कम हो जाएगा। जैसे कि कम हो गया था 48% तक, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 51% था, इसके बाद 48% तक 2018 में आ गया था। फिर ये कोविड की वजह से देखिए यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे फिर से घटा। ठीक है, तो इस पे आप नहीं कह सकते कि जो कंसिस्टेंटली इंक्रीज वाला, ये नहीं कह सकते। ठीक है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। हाँ, तो लास्ट डिकेड के अगर करेंगे तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है क्या? 13 का देखें तो 51, यहाँ पे 48% है, तो कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट नहीं है, नहीं। तो नाइदर वन नॉट टू, दोनों के दोनों करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चाइना इज द सेकंड टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडिया। चाइना जो है वो सेकंड टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट है इंडिया के बाद। सही है। अकॉर्डिंग टू IMF, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डर इन द वर्ल्ड। अभी हमने पढ़ा था कि सिक्स लार्जेस्ट है, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाता है? सॉरी, नहीं इंडिया, नहीं चाइना सेकेंड टॉप नहीं है रेमिटेंसेस का। तो दोनों दोनों यहाँ पे भी गलत हो जाते हैं, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, रेमिटेंसेस होता क्या है? रेमिटेंसेस आर ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पार्टीज एज एन इनवॉइस। जो फंड ट्रांसफर होते हैं उस पे जो बिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि रेमिटेंस। ठीक है, तो नॉर्मली आमतौर पे उसको बोला जाता है हमारे, मतलब कि जो होम कंट्री, जबकि एक वर्कर होता है कि बाहर काम करता है, वो जब होम कंट्री को पैसे भेजता है तो उसको रेमिटेंसेस बोलता है। तो दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज वर्कर और माइग्रेंट ट्रांसफर से वैसे होता है। जो चाइना जो है थर्ड टॉप रेमिटेंसेस है ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर इंडिया एंड मेक्सिको। दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे मेक्सिको आ जाता है। इंडिया आपका फर्स्ट है, जो कि मैंने हम शायद 3 या 4 नंबर क्वेश्चन पे बताए थे। तो ये हो गया। तो आप इसे बाकी जो है फैक्ट्स है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व जो है कि फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ कंट्रीज, जैसे कि RBI के पास है हमारा फॉरेक्स। तो these assets include foreign marketable securities, monetary gold, special drawing rights and reserve position in IMF। IMF जो होता है उसका एक कोटा वैल्यू होता है, वो SDR के हिसाब से ही तय की जाती है। और SDR जिसका जितना इच्छा है, जिस कंट्री का, उसको ज्यादा लोन से मिलता है, ज्यादा प्रायोरिटीज भी मिलता है, उसका वोट वैल्यू भी IMF में बड़ी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। Which of the following is not correct regarding the tax proposals of the budget 2023-2024? चार के चारों ऑप्शंस आपके सामने, आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, ये पूछा है कि नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द टैक्स प्रपोजल्स ऑफ द बजट। तो ऑप्शन डी पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विल बी टैक्सेबल। LIC जो होता है ना,
एक नॉर्मल आदमी का क्या होता है, अगर आपकी LIC है वो आप दिखाते हैं तो टैक्स वहां पे डिडक्ट होती है, आपको जो टैक्स मतलब कि ITR रिटर्न होती है ना, रिटर्न फाइलिंग, वहां पे आपको LIC लगाने से वो तो टैक्स रिबेट होती है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ये LIC से टैक्स जुड़ता है, ये गलत होता है। तो यहाँ पे सीधी सीधी यहाँ पे आप कटा सकते हैं। बाकी के 3 ऑप्शंस मतलब कि करेक्ट ऑप्शन है, ये आप याद भी रख सकते हैं, कहीं क्वेश्चन में काम आ जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ इनकम टैक्स स्लैब्स इन द न्यू रेज्यूमे हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 5 with zero tax up to 3 lakh income। ठीक है। The tax exemption for news agency set up solely for the collection and distribution of news will be removed। Income tax rate for new cooperative societies engaged in manufacturing activity has been reduced to, जो मैन्युफैक्चरिंग में उसको 15% तक रिड्यूस कर दिया गया। पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, PDF में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है, Which of the following statements best describe the term pent up demand। ये भी जो देखिए, ये जो टर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। an unusual rise in demand for a good or service in the, आप सारे के सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए जरा, मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूँ, तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे after a period of subdued spending, rise in demand, good service over available गवर्नमेंट बाय लोअरिंग द टैक्स रेट्स। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका पेंट अप डिमांड का मतलब होता है कि रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट आफ्टर ए पीरियड ऑफ सबड्यूड स्पेंडिंग। स्पेंडिंग होने के बाद फिर भी अगर डिमांड रहती है तो for a service or product usually following a period of subdued spending, consumers tend to hold up making purchases during a recession। रिसेशन के टाइम परचेजेस नहीं करते हैं। सो बिल्डिंग अप ए बैकलॉग ऑफ डिमांड, तो डिमांड की बैकलॉग हो जाती है, दैट इज अनलिस्ट व्हेन साइंस ऑफ रिकवरी इमर्ज, जब फिर से रिकवरी की जाती है तो वहां से देखने को मिलती है। तो ये भी आप डिटेल यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये कोविड-19 क्राइसिस में ज्यादा देखने को मिला। ठीक है, तो इसको आप पेंट अप डिमांड इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं कि सर्च एंड सर्वे, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया डिपार्टमेंट्स का, सर्च एंड सर्वे का डिफरेंसेस क्या है। द स्कोप ऑफ ए सर्च इज लिमिटेड टू द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड इन्वेंटरी, whereas in a survey the entire premises can be inspected। ठीक है। Search can be carried out only during working hours and business days, whereas survey can happen any day after sunrise and continue until the procedure are completed। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो ऑप्शंस है, दोनों के दोनों सही है। सर्च करना, कोई कोई आया हुआ है आपके ऑफिस में तो बिजनेस आवर के अंदर आए और ज़्यादा कुछ पूछताछ किए बगैर जो आपकी लेजर है, जो भी है कैश इन्वेंटरी, उसको देख के चला जाएगा। ठीक है। तो सर्वे जो होता है, इंटर प्रेमिसेस कैन बी इंस्पेक्टेड, वो सर्वे होता है। सर्च यहाँ पे ये होता है कि कैरिड आउट ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड बिजनेस डेज, और सर्वे जो होती है वो कभी भी चल सकती है, आपको रेट के जैसा लगेगा तो चल सकती है। दोनों के दोनों सही है। 1929 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है उस पे मार्केट आवर्स पे ही चलती है, इट्स ऑपरेटेड ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो ये आपको याद रखनी होगी। तो ये है क्या? इट इज ए टूल दैट गिव्स बैंक्स एन ऑप्शन टू पार्क एक्सेस लिक्विडिटी विद देम। लिक्विडिटी जो है आप कोई लिक्विडिटी एसेट है बैंक पे पार्क कर सकते हो, मतलब कि रख सकते हो। Unlike the reverse repo rate facility, you don't need to provide collateral while depositing funds with RBI। मतलब collateral देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। Which of the following expenditure is not covered under revenue expenditure in an economy। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इकोनॉमी को जब होती है तो उसमें कौन से एक्सपेंडिचर कवर नहीं होती है? इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो क्वेश्चन नंबर 30 अब बताइए कौन सा। देखिए ये सारे जो कम पेंशन, सैलरी, पेमेंट्स, ये सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन नेशनल हाईवेज जो होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। बाकी हो गया एन इकोनॉमी एग्जिबिट हायर डिग्री ऑफ ओपननेस इफ। इकोनॉमी में हायर डिग्री ऑफ ओपननेस होता है कब? यदि a country's domestic needs are only made by foreign trade,
country's economic policy are only governed by the World Bank. There is a higher foreign trade as a proportion of GDP. Trade is done only terms of gold. तो ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग के साथ खेलेगा। क्वेश्चन इजी है, कंफ्यूजिंग जरूर है, तो ये आप आंसर कर सकते हो। देखिए, अगर जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन ट्रेड से ही जुड़ा हो तो उसको आप बोलते हैं कि हायर डिग्री ऑफ ओपननेस। देखिए, क्वेश्चन के मुद्दे, क्वेश्चन पे कौन सा कीवर्ड था, ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो अन इकोनॉमी एग्जिबिट्स ए हायर डिग्री ऑफ ओपननेस का मतलब ये है कितना ओपन है, जिसका फॉरेन ट्रेड ज्यादा है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और वो सारे 1000 एमसीक्यूज के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि संदीप सर ने आपके साथ मतलब किया है 1.5 महीने से। ठीक है। एन ओपन इकोनॉमी इज वन दैट ट्रेड्स कमोडिटी सर्विसेज एज वेल एज फाइनेंशियल एसेट्स विद अदर कंट्रीज। तो ये ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी वाला कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी बेसिक कंसेप्ट्स की क्वेश्चन है। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स होता है एज ए प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी। कमन मेजर होता है डिग्री ऑफ ओपननेस अपन इकोनॉमी, जितना फॉरेन ट्रेड करते हो उतना ओपन होते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस रिफ्लेक्ट्स द टाइटनिंग इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ ए कंट्री। तो कौन से एक्शन से आपका मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दिया आरबीआई ने। देखिए, आपको आरबीआई पता होगा, रेगुलेटर है, कुछ कर सकता है। बैंक्स के साथ उसका रिश्ता क्या है, अगर मार्केट में बहुत पैसे घूम रहे हैं वो लिक्विड को टाइट कर देगा थोड़ा सा। ठीक है, टाइट कर देगा। अगर पैसे चाहिए तो लूज कर देगा। ठीक है। तो हाइक इन द पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाएगा, इंक्रीज द डिपॉजिट रेट, डिक्रीज द लेंडिंग रेट्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, इस टाइप के सवाल आपको पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन 2022 से पूछने लगा है। यहाँ पे ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, 2 ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है। तो कौन सा है, आप देख सकते हैं कि आरबीआई जो है मॉनेटरी टाइटनिंग किया है अप्रैल 2022 के साइकिल में, एंड हैज सिंस इम्प्लीमेंटेड ए पॉलिसी रेपो रेट हाइक ऑफ 225 बीपीएस। तो टाइट और कंट्राक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक कोर्स ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक सच एज फेडरल बैंक टू स्लो डाउन ओवरहेड इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए, ओवरहीटेड इकोनॉमिक ग्रोथ की, ओवरहीटेड इकोनॉमिक में क्या होता है कि इन्फ्लेशन ला देती है, तो आरबीआई को थोड़ा टाइट करना पड़ता है to construct spending in an economy that is seen to be accelerating to quality और to curb inflation। जैसे कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, टाइट करने से इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होगी। तो चेंज इन आरबीआई पॉलिसी स्टांस इन एफवाई मतलब फाइनेंशियल 2023 में क्या हुआ, मॉडरेशन ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी लाया। जैसे कि कंडीशंस पैदा हुई कि पैंडेमिक का जो लॉसेस था उसको कैसे भरपाई की जाए। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज वेल अंडरवे एज लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स आर इंक्रीज्ड फॉलोइंग द हाइक इन पॉलिसी रेट्स बढ़ने के कारण सारा सारा थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा और सारा, तो ये हुआ। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो आपको ये पूछ देगा डायरेक्टली, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने की मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाई जाएगी। हायर इंटरेस्ट रेट्स टेंड टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो डिमांड आपकी घटेगी, एंड बोरोइंग बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। आप किसी से उधारी नहीं लाओगे, लोन्स नहीं करोगे, क्योंकि रिटर्न्स एक्सपेंसिव हो गए। देयरफॉर फार्म्स एंड कंज्यूमर्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग। ठीक है। सेविंग्स बिकम मोर अट्रैक्टिव, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, जैसे कि अभी आपका अभी एक होम लोन 7% में मिलता था, अभी वो 8.4% में मिल रहा है। कि लेकिन आपका एक एफडी 5.5% में होता था, अभी आप उसको 7% में मिलता। तो सेविंग यहाँ पे इनकरेजेबल है, लेकिन लोन्स लाना ये सब करना डिस्करेजेबल। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो। तो एक्शंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं। आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, दोनों के दोनों सही है। यूजुअल अंडरटेकन टू रिड्यूस सरप्लस लिक्विडिटी बाय विड्रॉइंग एग्जिस्टिंग कैश। लिक्विडिटी बहुत है तो सरप्लस है, तो थोड़ा सा कैश विड्रॉ कर ले। नहीं तो कोलेटरल एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जैसे कि गोल्ड हो गया, बाकी सारी चीज हो गया, द सेम एज दोज एप्लीकेबल टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो आपको एलएफ का कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो सॉरी फॉर दिस, ये आपको पता होनी चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई आपको पढ़नी पड़ेगी। ये बेसिक सी चीजें हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी है। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 होगा। पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं।
अभी क्वेश्चन नंबर 34, कंट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर टू टोटल एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड इज मोर देन 20%, 25%। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बजट के हिसाब से तो जो लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक सेक्टर है, लाइफ स्टॉक तब आपको पता होगा, तो उसका एग्रीकल्चर का वो 25% ग्रॉस वैल्यू एडेड है। फिशरीज का 10% टोटल एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड, और क्रॉप सेक्टर से टोटल एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू इज 50%। तो ये तो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे आपका ये वाला गलत होता है फिशरीज का, बाकी दोनों ये यहाँ पे सही होता है, क्योंकि फिशरीज का जो है तो वो है आपका 6.7%। ठीक है, मतलब कि अबाउट 7%, जो कि 2016-17 में था, तो उसका मतलब देखते हैं कि 7%, तो यहाँ पे गलत लिखा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। The share of India's trade as percentage of world's GDP has been constantly increasing in the last 10 years. India was third largest service exporter in the world. ये वाला software and business services together constitute more than 60% of India's total services export. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ यही, सर्विस सेक्टर में इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, उसका मोर देन 60% सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर हो बाकी दूसरे बिजनेस सर्विसेज हो, उस पर ग्रो कर रहा है। इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर, ये गलत हो गया। इंडिया ट्रेड एज ए परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इंक्रीजिंग इन लास्ट 10 ईयर, तो बिल्कुल गलत है। तो ट्रेड ओपननेस हमारी बढ़ी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो बाकी है कि ये सारे चीज आप देख लेना कि स्टेटमेंट वन तो करेक्ट नहीं है, 40% है सिंस 2005। तो पैंडेमिक ईयर को छोड़ के इंडिया मेंटेन इट्स डोमिनेंस इन द वर्ल्ड सर्विस ट्रेड इन 2022, इट्स द सेवेंथ लार्जेस्ट सर्विस, जबकि यहाँ पे बताया गया था कि थर्ड लार्जेस्ट, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे सब बाकी तीसरा वाला ऑप्शन सही था। Which of the following sector has received the highest FDI equity flow in 2022-2023 as per the Economic Survey of India? तो ये वाले क्वेश्चंस अगर इजी पूछता है तो ये भी पूछ सकता है, लेकिन फैक्ट ज्यादा है। टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इसमें सबसे हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो इंडिया को मिला है, सर्वे में बताया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो एक पूरा का पूरा चार्ट है किस पे क्या क्या मिला है, लेकिन इतना डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि हाईएस्ट आप एक दो पकड़ के चलो, तीन तक, तो यहाँ पे इतना आपको काफी है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। भारत श्री प्रोजेक्ट बजट में अनाउंस किया गया, क्या है चीजें? इट इज ए प्रोजेक्ट फॉर ए डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम दैट एम्स टू डिजिटाइज ancient inscriptions. It will be set up by the Archaeological Survey of India in राखी घेरी। ठीक है, आपको राखी घेरी इंस्क्रिप्शन पता होगा, तो वहां पे ये करने की चीज है। लेकिन यहाँ पे गलत क्या है, आप बता सकते हैं कि गलत क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है, उन्होंने बजट में ये बताया कि एक डिजिटाइजेशन पुश एक है, जैसे कि एक डिजिटाइज म्यूजियम है, तो यहाँ पे वन हो गया सही आंसर। लेकिन दूसरा वाला जो था, जैसे कि ये तो ठीक है कि एएसआई के द्वारा की जाती है, लेकिन राखी गरी पे नहीं, ये हैदराबाद पे की जाएगी। ठीक है, ये जो है ये हैदराबाद पे की जाएगी, तो यहाँ पे वन ओनली करेक्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हैदराबाद पे है, तो ये स्टेटमेंट टू हो गया। ठीक है, भारत श्री प्रोजेक्ट। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से देखिए आज कितना क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो इसमें क्वेश्चन हमेशा बनता है। बजट 2023-2024 में अभी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डिप्रिसिएशन, मतलब एक्सपेंडिचर जितना हो गया, मतलब ग्रॉस हो गया, नेट निकालने के लिए आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ये चीज है। या फिर रियल कैपिटल एक्सपेंडिचर वैल्यू विदाउट टेकिंग करंट इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, इन्फ्लेशन को आप छोड़ो, रियल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे तो होने दो, तो उसके हिसाब से इफेक्टिवनेस आएगा कि रियल कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एट प्राइस ईयर द बेस ईयर नॉट करंट ईयर। अब बेस ईयर की प्राइसेस ले लो, करंट ईयर तो चलता ही रहता है, बदलता रहता है, उसको मत लो, जिसकी जीडीपी और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है। चौथा ये है कि इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन टुगेदर विद द प्रोविजन मेड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट इन एड्स टू स्टेट। स्टेट को ग्रांट इन एड दे दो, वहां पे प्रोविजन बना दो कि कैपिटल एसेट वो कैसे रेज करे, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है,
तो कहाँ पे आप इफेक्टिवनेस लाओगे? क्वेश्चन नंबर 38 ये था, मैंने सारे के सारे ऑप्शंस भी आपको समझा दिए। तो बेस्ट डिस्क्राइब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप इतना कुछ मत करो, आप ये कर दो, इट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन टुगेदर विद द प्रोविजन मेड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट्स इन टू स्टेट्स। इसको बोलते हैं कि इफेक्टिव एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, with capital expenditure taken together with the provision made for the creation of capital assets through grants in to states, the effective expenditure of the central government is in 2020-22 4.1% of GDP उसको माना गया अकॉर्डिंग द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ये आप याद रख सकते हो कौन कौन से एरिया है, एक्वायरिंग फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट्स, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग एसेट, रिपेयरिंग एग्जिस्टिंग एसेट, रिपेमेंट ऑफ लोन। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर होती है। 39 पे देखते हैं कि गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गुजरात में है, आपको पता होगा। तो कौन से मेजर्स यहाँ पे ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इस तरह के जो सवाल होते हैं हमेशा उसके आंसर्स में बहुत सारे सही ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आईएफएससी विल बी डेलीगेटेड पावर्स अंडर एससीजेड, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है 2005 के एक्ट के तहत, तो ये वाला सही है। दूसरा है इंडियन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कोड, जो है ए सब्सिडरी ऑफ एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सिम बैंक उसका एसोसिएटेड है, ट्रेड रिफाइनेंसिंग के लिए यूज होता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही है। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये गलत हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द आईटी सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल ऑफ आईओएस अथॉरिटी, ये गलत हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कैसे गलत हो गया। देखिए एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रीज लुकिंग फॉर डिजिटल कंट्रीब्यूशन द गवर्नमेंट विल आल्सो फैसिलिटेटिंग ऑफ द डाटा एम्बेसी द गिफ्ट टाइप है से। तो ये वाला चीज सही होता है, तो वो गलत होता है। अमेंडिंग द आईएफएससी 2019 जिसका अमेंड किया गया, तो उसमें ये सारे प्रोविजंस को डाल दिए गए। ठीक है, तो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें डाल दिए गए, जबकि यहाँ पे हमने लिखा था विल बी डी रिकॉग्नाइज, इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, तो ये इसलिए गलत हो गया। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, द एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2023-2024, व्हाट इज द एम ऑफ द फंड? तो इसका आंसर क्या होता है यहाँ पे? It will bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ाएगा। तो ये होता है इसका आंसर। एक्सीलरेटर फंड मतलब कि एक्सीलरेट करेगा। तो सीधा सा क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू टोटल टैक्स कलेक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज मोर देन शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन टोटल कलेक्शन, शेयर ऑफ जीएसटी इज मोर देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इन टोटल कलेक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। नो 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 नो। तो यहाँ पे तीनों से तीनों के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा आप बताइए? पूछता है कि करेक्ट क्या है, तो ये तो करेक्ट हो गया, ये हो गए, तो ये सारे के सारे करेक्ट ही हुए। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस के शेयर से वो थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि सैलरी परसेंट ज्यादा है। शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मोर देन द शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, शेयर ऑफ जीएसटी इज मोर देन कॉर्पोरेट टैक्स इन टोटल टैक्स। हाँ, सिर्फ हम डायरेक्ट टैक्सेस से कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह निकालें तो जीएसटी से ज्यादा है। कॉर्पोरेट टैक्सेस इन इंडिया हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही आता है। तो ये सारे के सारे सही ऑप्शन थे, और ये क्वेश्चन भी मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट लग जाता है अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो। With reference to economic survey, which of the following categories of works under the Mahatma Gandhi Manrega accounts for the highest share in the total asset create under the act? Asset कितना क्रिएट किया है मनरेगा ने? रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाया है, वर्क्स अंडर इंडिविजुअल्स लैंड है, रूरल सैनिटेशन के बारे में काम किया गया, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया है। तो इस पे आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल्स लैंड वर्किंग ज्यादा हुआ है, तो ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हो। As per the economic survey 2022-2023, institutes of which of the following countries have collaborated with Indian Institutes for FinTech Cooperation Agreement and National Stock Exchange International Financial Services IFSC? ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है जो कि यहाँ पे काम किया है? यहाँ पे आंसर आपका सिंगापुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का जो है सिंगापुर है, उन्होंने प्लांट कोलाबोरेशन की है
इंडेक्स्ड प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जो है उसके बारे में बताओ कि इंडियाज प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन हायर देन ओईसीडी कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो कंट्रीज है, इंडिया की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन उससे ज्यादा है। इंडिया हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी टैक्सेशन प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पे दोनों के दोनों में से ये दोनों के दोनों सही नहीं होंगे, तो ये नाइदर वन और टू हो जाएगा। तो इंडिया का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इतना भी नहीं है कि ओईसीडी कंट्री से ज्यादा है, ना तो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी टैक्सेशन इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बजटरी एलोकेशंस ऑन सोशल सेक्टर स्कीम्स। सोशल सेक्टर स्कीम्स में क्या क्या बजट एलोकेशन हुए? प्रधानमंत्री आवास योजना में हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है, मनरेगा में लास्ट ईयर रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर हुआ है, ग्राम सड़क योजना में एलोकेशन को रिड्यूस किया गया है। तो उस पे आपका आंसर क्या होगा? तो उस पे आंसर आपका वन ओनली शायद होगा, तो ये दोनों के दोनों गलत होंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हैज द हाईएस्ट एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडियन ऑफ अससन और रीजन का क्वेश्चन है। इंडिया ऑफ 2028 द ग्रोथ वाज सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग करंट अकाउंट इनफ्लोज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आसन थोड़ा सा गलत दिया है, क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 है, विथ रेफरेंस टू ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। मतलब आपको पता होगा कि 2018 में भयंकर ग्लोबल क्राइसिस आया था अमेरिका में, तो मतलब कि उससे सारा मतलब कि इंटरनेशनल कॉरिडोर वहाँ पे प्रभावित हुए थे। तो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर डेप्ट ऑफ इंडिया हैज कंसिडरेबली इंक्रीज एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। उसके बाद रेफरेंस टू ट्रेंड्स, द ओवरऑल गवर्नमेंट डेप्ट ऑफ इंडिया इज मच हायर देन दैट ऑफ द चाइना। तो हमारा जो डेप्ट है चाइना से हायर है, तो इसमें दोनों के दोनों गलत ऑप्शंस भी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन फाइनेंशियल सेक्टर डेप्ट कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट एंटाइटीज, जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, बिजनेस हो गया, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में कवर ही नहीं होते। According to the economic survey, non-financial sector debt of most economies has increased considerably as a percentage GDP of Q1 of 2008 से, मतलब कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रॉक पे आ जाते थे। ठीक है, जो कि ओवर द पीरियड डिक्लाइन होता चला गया। तो स्टेटमेंट वन यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठता है, स्टेटमेंट टू भी यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठता है, क्योंकि 80% ऑफ द ओवरऑल नॉन फाइनेंशियल डेब्ट बर्डन इंडिया में है। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट डेब्ट इंक्रीज की गई है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ओवरऑल गवर्नमेंट डेब्ट जो है वो मच हायर देन दैट ऑफ द चाइना है, तो गलत हो गया। द बजट 2023-2024 हैज अनाउंस्ड अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2030। मिशन क्या है? इट एम्स फॉर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 40 years अफेक्टेड इन द ट्राइबल एरियाज। तो ये थोड़ा सा अग्रेसिवली लिख दिया यहाँ पे 2030 करके, ये गलत हो गया, टू ओनली ये सही रहेगा। ठीक है, तो मिशन है कि 2047, मतलब कि जब हम 100 साल पूरे करेंगे, अमृत काल में आ गए हैं, जब अमृत काल होगा, 100 साल पूरे होगा, तब जाके ये सिकल सेल एनीमिया को हटा दिया, मतलब कि वो कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया है क्या? सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है ऑफ द बॉडी। तो उसको सिकल सेल डिजीज बोलता है। द इन्फेक्शन टर्न्स टू द आरबीसीज फ्रॉम राउंड फ्लेक्सिबल डिस्क इनटू द स्टिफ एंड स्टिकी सिकल सेल्स। स्टिकी हो जाता है राउंड फ्लेक्सिबल डिस्क से। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड डज नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल्स एनीमोर एंड द अफेक्टेड पर्सन डेवलप्स एनीमिया। तो ब्लड की कमी उसको बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, जो एनीमिया पेशेंट होते हैं उसकी ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। a condition where your body is not able to carry adequate oxygen to the tissue, ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएगा क्योंकि आरबीसी आपके पास नहीं होगा। बेबीज हु आर बोर्न विद सिकल सेल एनीमिया माइट नॉट शो सिम्टम्स फॉर मेनी मंथ्स। तो उसका यही बड़ा रीजन होता है कि बहुत दिनों तक आपको वो डिजीज मतलब आपकी बॉडी के अंदर दिखेगी ही नहीं। उसके बाद तुरंत आपको जंडिस वंडिस, जैसा आपको पता होगा कि एक्सट्रीम टायर्डनेस होता है, फजीनेस होता है, पेनफुल, मतलब कि स्वॉलन हैंड्स हो जाते हैं, जो पैर होता है सूखा पड़ जाता है, नहीं तो जंडिस हो जाता है बच्चों को। वो सारा अनीमिया के मतलब कि प्राइमरी सिम्टम्स भी होते हैं। According to Economic Survey 2022-2023, India's economic growth in FY23 has been principally led by, मतलब कि उसका जो मूल मतलब कि सिद्धांत होती है 2022-2023 का, वो मुद्दा क्या था? प्राइवेट कंजप्शन,
हाई हेजिंग कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, कैपिटल फॉर्मेशन, करंट अकाउंट सरप्लस। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि जब 50 तक जाऊंगा 10-15 क्वेश्चंस को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अगर आप नहीं पढ़े हो पहले से, इस चीज़ को भी, यही क्वेश्चंस को रट के चले जाओ या फिर इसको देख के चले जाओ तो अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप बता सकते हैं कि क्या होगा। तो इसमें ये गलत होता है, इससे भी हाईएस्ट हेजिंग कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग तो हमेशा रहता है, तो इसको हाई नहीं होना चाहिए। करंट अकाउंट सरप्लस के बारे में भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हो गया आपका 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 50 आ जाता है। ड्यूरिंग द लास्ट 6 years ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 4%। ड्यूरिंग 2021-2022 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ अबाउट $50 बिलियन। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस है सही है, मतलब कि स्टेटमेंट है सही है। एग्रीकल्चर ने इस मतलब कि आपके जो पैंडेमिक के टाइम था, एग्रीकल्चर यहाँ पे हमारा बहुत एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं उसके अलाइड प्रोडक्ट्स मिला करके इंडिया ने 18% किया प्रीवियस ईयर के हिसाब से। 2021-2022 में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रिस्ट ऑल टाइम हाई ऑफ US डॉलर 50.2 बिलियन। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। पहला वाला स्टेटमेंट ये था कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल रेट ग्रोथ ऑफ 4.6%, तो लगभग वहाँ पे 4% लिखा था 6 years में, वो भी करेक्ट है। तो एग्रीकल्चर को आप मिस नहीं कर सकते, वहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो ये है एग्रीकल्चर, एक हो गया। एक तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बार बार बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ फ्लिपिंग वगैरह ऐसे कुछ टर्म भी बताया था, जैसे कि एक पीसीआर रेशियो बताया था, फ्लिपिंग का टर्म बताया था। ये सारे क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप नीचे वाला जो साइड वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोज आपसे कभी मिस ना हो। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू पे पूरा जुड़ना चाहते हैं, नहीं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं कुछ भी, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आगे जाने से पहले बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए लिंक पे जाके, नहीं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, वीडियो का पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। ये सारे के सारे सुविधा जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सारे के सारे सुविधा आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। एनसीईआरटी के अगर बेसिक ग्रेजुएट पे हो, आप ग्रेजुएशन के बीच में हो, अभी से शुरू करना चाहते हो आपकी सफ़र, तो एनसीईआरटी के इस बेसिक बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर हैविंग योर पेशेंस टिल देन। विल बी मीटिंग इन अ न्यू सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बी सेफ एंड हैव अ नाइस डे।